अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद शाहिद और आज लाए हैं हम पंजाब यूनिवर्सिटी के इंटर टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज, यानी जितने भी पेपर हमारे पास अवेलेबल हैं 2025 से लेकर के 2015 तक, उसमें जितने भी एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं उसको हमने आपके सामने वो एमसीक्यूज हम आपके सामने लाए हैं। इंशाल्लाह उनको सॉल्व करेंगे और इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखना आप लोग, ताकि पेपर में अगर इसमें से कोई एमसीक्यूज आए तो आपको गलती करने के चांसेस आपके बिल्कुल 0% होने चाहिए। तो आइए सॉल्व करते हैं मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज। तो पहला एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी हैज द सेम डायमेंशन एज प्लांक्स कांस्टेंट। प्लांक्स कांस्टेंट का फार्मूला आपको आना चाहिए, लैम्डा इज इक्वल टू द एच कट ओवर एम वी। तो ये एम वी तो जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा एच कट लैम्डा एम वी इज इक्वल टू द एच कट। ये प्लांक्स कांस्टेंट है, इसका फार्मूला निकालना है। एच कट नहीं है बल्कि एच होता है, कट नहीं आता उसमें, ठीक है। जो एच कट है ये एच ओवर 2 पाई होता है, ये भी याद रखना है आपने। तो वैल्यू पुट करें, लैम्डा की जो डायमेंशन एल होगी, मैस की डायमेंशन एम होगी, वेलोसिटी की है एल टी माइनस 1 होगी, तो एच की डायमेंशन बन जाएगी एम एल स्क्र टी माइनस 1। तो ये हमारा डायमेंशन यहाँ से आ जाएगी। अब हम कंपेयर करेंगे 1 बाय 1 सब के साथ। एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होता है एल इज इक्वल टू एम वी आर। अगर डायमेंशन निकालें तो ये आ जाएगा एम एल टी माइनस 1, और ये आर है, आर का भी एल स्क्वायर, तो ये आ जाएगी एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन। फोर्स और टाइम की निकालेंगे तो ये बन जाएगा एम एल टी माइनस 1, ये डायमेंशन निकल आएगी फोर्स और टाइम की, यानी मोमेंटम जैसे निकलेगी ना, फोर्स और टाइम जो है ये मोमेंटम या इम्पल्स होता है, ये मोमेंटम की डायमेंशन लिख दी है। लीनियर मोमेंटम की डायमेंशन सेम एज दैट जो कि ऊपर लिख दी है, और एनर्जी और डिस्टेंस की डायमेंशन, एनर्जी फॉर वर्क डन से निकाल लें और डिस्टेंस की जो है वो एल होती है, तो एल स्क्वायर ये बन जाएगी डायमेंशन एनर्जी मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस की। तो इसमें सबसे राइट आंसर यहाँ पर जो मैच कर रहा है वो आप देख रहे हैं कि ये वाली डायमेंशन मैच करी वेरी फर्स्ट वन से, तो ये फिर हमारा एंगुलर मोमेंटम, ये अब अपने याद कर लें, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है, फॉर अ प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज। ये मैक्सिमम का उसने पूछा है। तो अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो हाइट का फार्मूला आपको याद हो जाना चाहिए, अब इतने लेसन आप लोगों ने देख लिए हैं। साइंस वी आई स्क्र साइन स्क्र थीटा ओवर 2g, और जो रेंज है इसका फार्मूला होता है वी आई स्क्र साइन 2 थीटा ओवर जी। क्योंकि रेंज लेनी है हमने, हाइट वर्सेस रेंज रेशो लेनी है, तो हाइट को अगर हम डिवाइड करवा दें रेंज के साथ, तो हाइट की वैल्यू ऊपर वी आई स्क्र साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g, मल्टीप्लाई अगर मैं करूं तो ये आपको पता डिनोमिनेटर ऊपर चल जाएगा और नॉमिनेटर नीचे आ जाएगा, साथ आ जाएगा साइन 2 थीटा। कटिंग इसमें करें तो वी आई स्क्वायर से वी आई स्क्वायर की कटिंग हो जाएगी और एक जी से एक जी की कटिंग हो जाएगी, तो हाइट टू आर के साथ जो रेशो है वो आ जाएगी साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2, और साइन टी थीटा को अगर ओपन करें तो अब जो मैथ्स वाले स्टूडेंट उनको इसका आइडिया होगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। मजीद सिंप्लीफाई अगर हम करें तो ये बन जाएगा एच ओवर आर, ये वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, एच ओवर आर बाहर लिख रहे हैं, एक साइन थीटा बच गया, डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, और ये आ गया कॉस थीटा। तो साइन थीटा ओवर जो कॉस थीटा है ये होता है टेन थीटा, तो 1/4 टेन थीटा आ जाएगा। अब आप यहाँ पे कंपेयर करें तो हाइट जो है वो 1 को रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पर, और जो रेंज है ये 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये रेंज आ जाएगी 1/4, ये हमारा राइट आंसर है। नहीं तो 4 वैल्यू पुट कर लें बेशक आप, 1/4 10 45 करेंगे तो 1/4 10 45 1 होता है, तो ये हाइट और आर की रेशियो निकल आई, तो दिस इज आवर राइट आंसर। तो ये ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। ये थोड़ा सा मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, उसके लिए मुश्किल है जिसको ये फार्मूलाज याद नहीं है। अब जिनको याद नहीं है उनके लिए तो वाकई मुश्किल है, यानी जिनको फार्मूलाज आते हैं वो इतना तो इसको कर ही लेंगे। नेक्स्ट है जी, अ मेटालिक वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज स्ट्रेच्ड ट्वाइस ऑफ ओरिजिनल लेंथ। एक रेजिस्टेंस, एक तार है, उसकी रेजिस्टेंस है। अब अगर हम इसको स्ट्रेच करेंगे, ऑब्वियसली स्ट्रेच का मतलब होता है खींचना, तो आपने देखा होगा जब रबर बैंड को खींचते हैं तो उसकी लेंथ तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन उसकी जो विड्थ है वो अब पहले से ज़्यादा कम हो जाएगी, पहले से ज़्यादा नहीं होगी। तो इसको मैं ऐसे ही खींचूंगा तो अब जो नई इसके अंदर चेंजेस आएंगी वो कुछ इस तरह से होंगी कि ये लेंथ डबल हो गई, और ये इसकी जो विड्थ है ये अब डबल नहीं रही बल्कि ये पहले का हाफ हो चुकी है, ठीक है। यानी आप ये कह लें कि जो एरिया है वो हाफ हो गया है,
अगर हम लेंथ को डबल कर रहे हैं, कब कर रहे हैं? जब हम स्ट्रेच करके कर रहे हैं। अगर स्ट्रेच का वर्ड यूज नहीं किया तो फिर नहीं ऐसे आएगा। तो अज्यूमिंग वॉल्यूम कांस्टेंट, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेंसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। कैसे अभी देखते हैं। द न्यू रेजिस्टेंस विल बी, रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है रॉ एल ओवर ए। अगर वॉल्यूम फिक्स कर दिया तो जो डेंसिटी होती है फार्मूला होता है मास पर वॉल्यूम, तो फिर ये दोनों फिक्स ही रहेंगे तो ये डेंसिटी फिक्स होगी। यानी जो रेजिस्टेंस का अब हमने एल और एरिया के साथ रिलेशन देखा। अगर हम नई वैल्यूज पुट करें इस इक्वेशन के अंदर जो उसने हमें प्रोवाइड की हैं, तो ये बन जाएगा आर इज इक्वल टू रॉ एल, तो 2L बन गई है नई वैल्यू, और जो एरिया है ये ए बाय 2 बन गया। ये 2 का 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा नई रेजिस्टेंस बन जाएगी डेंसिटी 2 और 2 4 और L ओवर ए। तो ये 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगी पहले से। तो ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा 4R। ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है जी, ये थोड़ा सा एमसीक्यू क्रिटिकल भी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये वाला। इस जैसा मुझे लगता है जैसे एमसीक्यू शायद पेपर में आ जाए। अ सोर्स ऑफ साउंड इज मूविंग टुवर्ड स्टेशनरी ऑब्जर्वर। अब ये करीब जा रहा है, तो जो बनने वाली फ्रीक्वेंसी होगी एफ प्राइम इज इक्वल टू, जब सोर्स मूव कर रहा होगा तो सोर्स नीचे आता है यू एस माइनस वी और एफ आएगा। ये फार्मूला मैंने काफ़ी सारी वीडियो में जो है वो याद करने की ट्रिक्स बताई थी। अगर सोर्स करीब जा रहा है तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ने बढ़ना है, तो इसलिए नीचे सोर्स आना है तो हम नीचे वाली वैल्यू को कम कर देंगे ताकि नोमिनेटर की वैल्यू पे फर्क पड़े और हमें लार्ज आंसर मिले, ग्रेटर आंसर मिले। जो वेलोसिटी है v इज इक्वल टू ये 1/10 स्पीड ऑफ साउंड है। u की बात हो रहा है जो मूव कर रहा है, सोर्स मूव कर रहे हैं ना, तो यू एस इज इक्वल टू 0.1 v आ गया। वैल्यू को करें फार्मूले में तो फ्रीक्वेंसी बन जाएगी v माइनस 0.1 v और साथ इसके आ जाएगा फ्रीक्वेंसी। मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा v ओवर 0.9 v और साथ आ जाएगा इसके f। 0.9 v को मैं लिख सकता हूँ 10 v ओवर 9 v। जिन बच्चों ने समझ गई होगी बात, कुछ बच्चे नहीं समझे होंगे। ये जो पॉइंट है इसको मैंने ख़त्म कर दिया है, तो जब मैं v से v सॉल्व करूँगा तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू आ जाएगा 1.111 फ्रीक्वेंसी। ये नई अपेरेंट फ्रीक्वेंसी बन रही है। अब हमारा आंसर अपेरेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड करना तो था, लेकिन वो परसेंटेज चेंज के साथ फाइंड करनी है। अब परसेंटेज चेंज का फार्मूला आपने इसको याद करने का जो आसान तरीका है वो ये रखना है कि आपने पढ़ा हुआ होगा अल्फा इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट डिवाइड बाय आर नॉट और कैपिटल टी। ये तो ये फ्रैक्शनल जो है वो चेंज ऑफ रेजिस्टेंस है, तो यही फ्रीक्वेंसी का फार्मूला हो जाएगा। फिर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला कैसे पुट करेंगे, एफ प्राइम माइनस एफ ओवर एफ, ये इसका फार्मूला बन जाएगा। और परसेंटेज में लेना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा। तो ये नई फ्रीक्वेंसी यानी ये परसेंटेज फ्रीक्वेंसी, इसके साथ अब एफ डैश ना लगाएं, ये परसेंटेज फ्रीक्वेंसी फाइंड कर रहे हैं हम। तो ये जो नई फ्रीक्वेंसी है ये 1.1 है, 1.11 माइनस एफ ऐसे ही आ जाएगा और इसके साथ भी एफ एन है डिवाइड बाय एफ मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये परसेंटेज फ्रीक्वेंसी आ गई जी। इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये 0.11 एफ आ गया डिवाइड बाय फिर एफ मल्टीप्लाई बाय 100। इन दोनों को फिर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं ये कट हो गया, तो परसेंटेज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू आ जाएगी 0.11 मल्टीप्लाई बाय 100 मीन 11%। ये हमारी नई परसेंटेज फ्रीक्वेंसी बनेगी। कुछ बच्चे यहाँ पर मिस्टेक करते हैं, ये ऑप्शन नंबर इसका सी आ जाएगा। वो मिस्टेक ये करते हैं जब 9/10/9 को करते हैं तो ये सिर्फ 1.1 लिख देते हैं, 1.1। तो जब 1.1 पुट करेंगे तो यहाँ पे फिर 0.1 आ जाएगा और 0.1 का मतलब फिर यहाँ पे 10 निकलेगा। तो वो सिर्फ एक यहाँ पर गलती कर जाते हैं, 10% लगा देते हैं। अच्छा, और क्या होगा, इंक्रीज होना है, ये तो मैंने गौर ही नहीं किया। परसेंटेज इन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी 11%, मैंने एमी निशान लगा दिए। तो ये देखना है किस पे, तो इंक्रीज मैंने सही ऑप्शन पे ही निशान लगाया, लेकिन इंक्रीज है कि डिक्रीज है तो हमने सी ऑप्शन को क्लिक करना है। इजी एमसीक्यूज है और इम्पोर्टेंट है। रेडियो एक्टिव से भी एक एमसीक्यूज आपका उधर अपीयर होगा पीयू एंट्री टेस्ट में। रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 5 डेज, उसने हमें हाफ लाइफ दे दी है जो कि इसकी है 5 डेज। ठीक है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल सैंपल विल बी लेफ्ट अनडिकेटेड आफ्टर 20 डेज। 20 डेज के बाद कितनी जो है वो उसकी हाफ लाइफ रह जाएगी। तो 20 डेज में अगर देखें तो 5 पे तो तकसीम करें, डिवाइड करें तो ये 4 आ जाएगा, यानी 4 हाफ लाइफ उसकी जो है वो टोटल गुजर चुकी होंगी। कब,
20 दिनों के अंदर। तो अगर आपने, क्योंकि उसने कहा है कि ओरिजिनल सैंपल कितना रह गया होगा, तो ये 4 2 की पावर n आ जाएगा। n की वैल्यू यहाँ से हमने निकाली है 4, तो ये आ जाएगा n/2 की पावर 4, जो कि बन जाएगा n/16। तो 1/16 ये फिर हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर कि ओरिजिनल सैंपल से 16 टाइम्स उसकी वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो समझते हैं 5 डेज, तो वो बस उन्होंने बना लिया कि शायद 5 हाफ लाइव्स हैं, तो वो 2 की पावर 5 निकाल के 32 निकाल लेते हैं, तो फिर वो ऑप्शन डी को क्लिक करते हैं, जो कि गलत है। नेक्स्ट MCQ है जी, अ पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब ऑफ L साइड। एक क्यूब है, उसके बिल्कुल सेंटर में एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, ठीक है। इसका सेंटर अगर माने तो ये सपोज करो सेंटर, इसमें यहाँ पे चार्ज पार्टिकल पड़ा हुआ है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू वन साइड ऑफ फेज, इस फेज में से कितनी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गुजर रही होगी, हमने वो फाइंड करनी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। फ्लक्स इक्वल टू Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर आप देखें तो इस क्यूब की 6 साइड्स हैं, एक साइड अप है, दूसरी साइड डाउन है, और जो तीसरी साइड है वो राइट लेफ्ट साइड है, चौथी साइड जो है वो राइट साइड है, और फिर ये सामने वाली साइड फ्रंट एंड बैक। तो ये 6 साइड्स हैं जी क्यूब की। तो हर साइड से जो है वो इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज गुजर रहा होगा, क्योंकि ये एरिया पे तो डिपेंड नहीं करता। तो इसलिए इसका जो बनने वाला आंसर होगा, अगर फॉर एग्जांपल इसका फ्लक्स 36 है, तो 6 साइड पे डिवाइड करो तो एक साइड में 6 फ्लक्स गुजर रहा होगा, यानी कि हर फ्लक्स को हम इसकी 6 साइड पे डिवाइड करेंगे, तो ये ऑप्शन बी बन जाएगा, ठीक है। टोटल फ्लक्स डिवाइड बाय 6, तो यानी 6 साइडें इसकी जो है उसके लिहाज से हमने इसको डिवाइड कर दिया 6 पे टोटल फ्लक्स को, तो ये हमारा आंसर यहाँ से आ जाएगा फ्लक्स ओवर 6, यानी Q/6 एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट कहता है जी, इफ द, अब ये थोड़ा कॉमन सेंस का जो है वो एक उसने दे दिया है। इफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ फोटोइलेक्ट्रिक सरफेस इज रिड्यूस टू 400 नैनोमीटर, ये लैम्डा की वैल्यू दी है कि 400 नैनोमीटर की वेवलेंथ पहले फॉल करवा रहे थे, अब हम 200 नैनोमीटर की वेवलेंथ जो है फॉल करवा रहे हैं, 200 नैनोमीटर की। तो कहता है व्हाट हैपन टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में क्या फर्क पड़ेगा। तो जो वेवलेंथ है 400 से नैनोमीटर हो गई है, यानी जो वेवलेंथ है ये डिक्रीज हुई है, पहले 400 नैनोमीटर थी, अब जो वेवलेंथ है वो 200 नैनोमीटर में आ गई। यानी अगर फॉर एग्जांपल पहले वेवलेंथ ये थी, ये वेवलेंथ थी, ये 400 नैनोमीटर है, तो अब इसकी जो वेवलेंथ है 200 कर दी, मतलब अब इसकी वेवलेंथ, ये जो वेवलेंथ इसकी डिक्रीज कर गई है। तो हमने कोई ऐसा रिलेशन निकालना है जिसमें वेवलेंथ का और एनर्जी का रिलेशन बन रहा हो, काइनेटिक एनर्जी का। तो वेवलेंथ का रिलेशन ये है कि एनर्जी इज इक्वल टू HF, तो यहाँ से निकाल सकते हैं इज इक्वल टू hc/λ, क्योंकि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये क्वांटम चीज़ों को जो है एक्सप्लेन कर रहा है, क्वांटम लेवल पे हम डिस्कस कर रहे हैं चीज़ों को, तो इसीलिए यहाँ पर हम जो फार्मूला लगाएंगे वो फोटॉन्स और क्वांटम एनर्जी का ही लगाएंगे, तो H इज इक्वल टू F लैम्डा आ जाएगा। अब यहाँ पे जो एनर्जी का रिलेशन आ रहा है ना, वो इन्वर्सली है लैम्डा के साथ, यानी अगर लैम्डा डिक्रीज होता है तो एनर्जी हो जाएगी उसकी इंक्रीज। तो इतना तो लग गया पता कि एनर्जी इंक्रीज होनी है, तो ये अनचेंज है, ये भी नहीं आएगा, हाफ है, ये भी नहीं आएगा, एक डबल हो रही है, बिकम्स मोर देन डबल, और एक ट्वाइस हो रही है। अब यहाँ पे जो रिलेशन चल रहा है ना, ये लीनियर रिलेशन है। लीनियर रिलेशन का मतलब क्या होता है, जैसे काइनेटिक एनर्जी का अगर मैं रिलेशन निकालूं मैस के साथ, तो ये लीनियर है और डायरेक्टली भी है। अगर ये निकालूं वेलोसिटी के साथ, तो ये डायरेक्टली तो है लेकिन लीनियर नहीं है, इसकी पावर 1 आ रही है, इसकी पावर 2 आ रही है, इसलिए ये लीनियर रिलेशन नहीं है ये वाला। ये रिलेशन लीनियर है, मतलब जिस तरह से एक रेशो, एक क्वांटिटी बढ़ेगी दूसरी भी उसी तरह से बढ़ जाएगी। लैम्डा अगर डिक्रीज कर रहा है 50% डिक्रीज कर रहा है, तो एनर्जी 50% इंक्रीज कर जाएगी, ये होता है लीनियर रिलेशन। तो यहाँ पे देखिए हमने 400 से 200 में जो चेंज लेके आए हैं, ये आप 50% चेंज देख रहे हैं, यानी आधा परसेंट चेंज लेके आए हैं, आधा परसेंट हम वेव को नीचे लेके आए हैं। अगर आप गौर करें तो 400 में से 200 माइनस करें तो 200 आंसर आ रहा है, मतलब ये हाफ चेंज लेके आ रहे हैं। अगर हम हाफ वेवलेंथ डिक्रीज कर रहे हैं तो फिर हाफ एनर्जी अप हो जाएगी, इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी जितनी भी पहले थी उसकी एनर्जी अब पहले से डबल हो जाएगी, 50% एनर्जी डबल हो जाएगी, 50% नहीं होगी, डबल हो जाएगी। ये अगर हाफ हुई है तो फिर ये जो एनर्जी है ये डबल हो जाएगी, तो इसलिए नॉट मोर देन, बल्कि ये बन जाएगी एग्जैक्टली द ट्वाइस ऑफ द ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी, तो इसका बनेगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट MCQ है जी, अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इन सर्कुलर पाथ, रेडियस r, कांस्टेंट लीनियर स्पीड
कहते हैं व्हाट इज द वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन। उसने कहा वो लीनियर स्पीड से मूव कर रहा है। तो फार्मूला होता है एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्र ओवर आर। ये फार्मूला सेंट्रीपिटल फोर्स का है। तो फार्मूला यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है। बच्चे सोच रहे होंगे कि यहाँ पर शायद ये वाला फार्मूला एग्जैक्ट है, ये एमसीक्यूज मैंने करवाया हुआ है पीछे। तो इसका जो वर्क डन है जीरो आएगा। सर्कुलर ट्रैक में कोई किसी किस्म का वर्क डन नहीं होता, ये ऑप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल ये सर्कुलर ट्रैक है तो सर्कुलर ट्रैक में ये अगर सर्कुलर ट्रैक है तो सर्कुलर ट्रैक के अंदर जो बॉडी की वेलोसिटी है वो टेंजेंट के अलॉन्ग होती है, और फोर्स जो है वो होती है अलॉन्ग द सेंटर, और डिस्प्लेसमेंट भी इसका वेलोसिटी के अलॉन्ग होता है। तो बनने वाला एंगल जो है वो बीच में 90 आ जाएगा, इसलिए इसका जीरो वर्क डन होगा। नेक्स्ट है दैट इंटरनल एनर्जी ऑफ द आइडियल गैस डिपेंड अपॉन ओनली अपॉन विच ऑफ द थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, प्रेशर, वॉल्यूम, एंट्रोपी किसी पे डिपेंड नहीं करती। इफ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज हाफ्ड, डिस्टेंस हाफ का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो फार्मूला समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के क्यू स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। फोर्स का जो आर के साथ रिलेशन है वो स्क्वायर के साथ इन्वर्सली है। अगर डिस्टेंस हम हाफ करते हैं, एफ आर ओवर 2 का स्क्वायर करते हैं, तो फोर्स इज इक्वल टू ये 2 का स्क्वायर 4 ऊपर चल जाएगा और नीचे आर का स्क्वायर, तो 4 टाइम फोर्स जो है इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि ये 4 ऊपर आ रहा है तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। डिक्रीज नहीं होगी। आप वैसे भी देखें तो करीब करीब आ रहा है, तो फोर्स तो इंक्रीज होनी है। कितनी इंक्रीज होनी वो ढूंढना है, तो 4 टाइम फैक्टर हमें मिल गया यहाँ से। इंटरनल एनर्जी ऑफ द आइडियल गैस डिपेंड प्राइमरली ऑन, रिपीटेड एमसीक्यूज में ये एमसीक्यू रिपीट हो गया है, ये मैंने बता दिया, ऑप्शन नंबर सी आएगा इसका। इफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कैपेसिटर इज डबल्ड, एनर्जी स्टोर्ड इन, फार्मूला आपको चल गया पता, इज इक्वल टू 1/2 सी वी का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा जी फार्मूला, इसमें एनर्जी का जो वी के साथ रिलेशन है वो देखें तो वो स्क्वायर के साथ है और डायरेक्टली है। तो अगर आप डिफरेंस डबल करते हैं 2 का स्क्वायर या 4 हो जाएगा, तो एनर्जी जो है वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। ये हमारा आंसर बन जाएगा 4 टाइम, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, अगर आप लोग को फार्मूलाज याद नहीं हैं तो आप मुझे कमेंट में जो है वो लिख दें फॉर्मूलाज। तो मैं अगली वीडियो, इसके बाद एक वीडियो जो कि टेस्ट से सिर्फ एक दिन पहले मैं अपलोड कर दूंगा। मेरे पास पंजाब यूनिवर्सिटी में जितने भी पास पेपर हैं उनके सबके फार्मूलाज लिखे हुए पड़े हैं। फर्स्ट ईयर के भी लिखे हुए हैं और सेकंड के भी हैं। मैं आप दोनों को, आप अगर वो कहेंगे तो मैं वीडियो वो अपलोड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा उसको। अगर आप कमेंट में फार्मूलाज लिखेंगे या फार्मूला लिखते हैं तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि कितने बच्चों को ज़रूरत है। अगर आप लोगों को क्लियर है तो फिर ठीक है, फिर ज़रूरत नहीं है। इन अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। डाउन का मतलब है कि सेकेंडरी कॉइल पे करंट कम बनना है, वोल्टेज कम बनने हैं। और बता दो जी प्राइमरी कॉइल्स फिर ज़्यादा होंगी सेकेंडरी से, या सेकेंडरी कॉइल लेस देन होंगी प्राइमरी से, ऐसे भी लिख सकते हैं। सेकेंडरी कॉइल लेस देन प्राइमरी से, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से मिल जाएगा। बहुत आसान है, इतने एमसीक्यूज तो आप लोग अब खुद कर सकते हैं। ये एमसीक्यूज भी मेरे ख्याल से ये 2026 में भी रिपीट हो चुका है, मेरा ख्याल है, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद। वेलोसिटी जो है वो कहता है, उसने बता दी है v इज इक्वल टू टेंशन पर यूनिट मैस है अंडर रूट के साथ। और अगर हम टेंशन को क्वाड्रुपल्स कर दें, यानी टेंशन जो है उसको 4t कर दें, तो जो रिलेशन है इन दोनों का आपस में वो कुछ इस तरह से है। अगर हम 4 टाइम कर भी देंगे तो ये आ जाएगा 2 और t अंडर रूट के साथ, तो 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ईजी एमसीक्यूज है। अकॉर्डिंग टू द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट इनमें से ट्रू है जी? तो वो कहता है कि मोमेंटम और जो पोजीशन है ये दोनों जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होते हैं h/2 पाई के, या मोमेंटम और जो प्रोडक्ट है पोजीशन का ये ग्रेटर देन इक्वल टू हैं या नियरली इक्वल टू हैं h काट के, प्लांक्स कांस्टेंट के। तो यहाँ पे देखें, या आप ये भी कह सकते हैं कि पोजीशन और मोमेंटम simultaneously cannot be identified for an electron orbiting in a shell. Momentum position can be measured infinite accuracy simultaneously. Energy and time can never, energy time का relation नहीं है। Cannot be measured simultaneously with absolute precision. और ये कुछ ऑप्शन देखते हैं, इससे बेहतर ये तो नहीं है। The product of uncertainty in position and momentum is less than नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल टू हुआ, तो ये डी नहीं हो सकता, ए भी नहीं हो सकता, और ये ऑप्शन नंबर सी होगा कि सिमल्टेनियसली हम कोई भी चीज़ जो है ना वो पोजीशन और मोमेंटम में से नहीं फाइंड कर सकते एक इलेक्ट्रॉन की। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट मैक्सिमम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी ऑफ इमीडिएटली डिपेंड अपॉन,
अब ये ड्यूरेशन पे तो डिपेंड नहीं करती, डिस्टेंस पे भी डिपेंड नहीं करती। इन दोनों में से एक फैक्टर है जिसमें बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। देखें, फ्रीक्वेंसी जो है ना ये प्राइमरी है, प्राइमरी फंक्शन है। प्राइमरी फंक्शन का मतलब ये है कि सबसे पहले फ्रीक्वेंसी ने इफेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास रेड लाइट है, ठीक है, और आप उसको फॉल करवा रहे हैं किसी सोर्स के ऊपर, किसी मेटल के ऊपर, तो उससे अगर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हुआ लो फ्रीक्वेंसी पे, डिम लाइट पे, तो उसने ब्राइट लाइट पे भी इजेक्ट नहीं करना। ये भी आपने बात याद रखना है। तो ये प्राइमरली डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। और अगर किसी फ्रीक्वेंसी ने एक दफा इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर दिया, फिर उसकी ब्राइटनेस जो है, उसकी जो चमक है, उसका जो शाइन है उसके अंदर, वो फिर इफेक्ट करती है इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, पहले नहीं करती। तो प्राइमरी फंक्शन इन फ्रीक्वेंसी है, इंटेंसिटी बाद में है। पहले फ्रीक्वेंसी ने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, उसके बाद अब उस कलर की लाइट, फॉर एग्जाम्पल ब्लू ने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, अब ब्लू कलर की जो लाइट है उसको आप उसकी इंटेंसिटी ज्यादा करते जाएं करते जाएं करते जाएं, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है वो और फर्क पड़ता जाएगा उसके किनेटिक एनर्जी में, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। तो बहरहाल पहला फंक्शन जो है वो फ्रीक्वेंसी अगर अचीव हो गई, यानी मिनिमम वर्क फंक्शन अगर अचीव हो गया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अगर अचीव होगी, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा बाहर। तो इसलिए पहले ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट है जी, लीनियर मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट डबल कर दिया, लीनियर मोमेंटम p को 2p बना दिया, तो किनेटिक एनर्जी बिकम, फार्मूला आपको पता है, किनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर 2m। तो किनेटिक एनर्जी का जो मोमेंटम के साथ रिलेशन है पी स्क्वायर के साथ है, ठीक है। तो किनेटिक एनर्जी डायरेक्टली है 2p का स्क्वायर से, तो 4 टाइम आ जाएगा 2 का स्क्वायर, तो ये आंसर आ जाएगा 4 टाइम, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। इन डबल स्लिट द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट स्क्रीन इज डबल्ड। डिस्टेंस जो है ना हमने उसको 2l कर दिया है, तो फ्रिंज स्पेसिंग बताओ y कितना होगा। तो फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है y इज इक्वल टू लैम्डा l ओवर d। तो ये y और l के दरमियान डबल कर दिया, तो फिर जंग स्लिट जो है वो भी, फ्रिंज स्पेसिंग भी जो है वो डबल करनी पड़ेंगी, तो ऑप्शन नंबर ये बी आ जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी, इफ वेलोसिटी डबल किनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी। ये एमसीक्यू खुद कर सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। वेलोसिटी डबल कर देंगे तो डबल की बजाय 4 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। नेक्स्ट है जी, एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है, ये आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन स्फेरिकल शेल, जितने भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैं, चाहे वो रॉड है, चाहे वो सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, चाहे वो कोई भी ऑब्जेक्ट है, चाहे वो रिंग है, चाहे वो सिलेंडर है, इन सब के मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको आने चाहिए। मेरा ख्याल इसका आंसर 2/3 m r², ऑप्शन नंबर बी बनेगा। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल एलिमेंट्री पार्टिकल। प्रोटॉन जो है ये 2 अप और 1 डाउन क्वार्क से मिलकर बना है। न्यूट्रॉन जो है वो 2 डाउन और 1 अप क्वार्क से मिलकर बना है। अल्फा पार्टिकल जो है वो 2 प्रोटॉन से मिलकर बना है। तो जो इलेक्ट्रॉन है ये किसी क्वार्क से मिलकर नहीं बना, इट हैज नो क्वार्क इनसाइड इट। तो ये इट इज, और ये भी कह सकते हैं फंडामेंटल पार्टिकल मीन नॉट डिविजिबल या नॉट डिवाइडेबल पार्टिकल, तो इलेक्ट्रॉन इसका आंसर होगा। हाफ लाइफ और सैंपल डिपेंड करता है, ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी एमसीक्यूज को एक्सप्लेन किया है। तो नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। एक्सरेज जो है वो हैविंग रेंज, एक्सरेज की जो रेंज है वो नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम में होती है, तो ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा इसका। नेक्स्ट एमसीक्यूज है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट स्पोर्ट। अभी मैंने पिछले एमसीक्यूज में किस जगह बात की थी कि ये जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये क्वांटम थ्योरी यानी E इज इक्वल टू HF क्वांटम, वहां पे बात की थी। क्वांटम थ्योरी को एक्सप्लेन करता है, यानी ये उस मटेरियल की पार्टिकल नेचर को बताता है। तो ये आपने कुछ याद रखना है, पार्टिकल नेचर को कौन कौन से बताते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करता है, कॉम्पटन इफेक्ट बताता है। एक वीडियो में मेरा ख्याल है मैं गलती से कॉम्पटन इफेक्ट को वेवलेंथ में लिख गया था कि ये वेव नेचर शो करता है। और पेयर प्रोडक्शन ये जो है वो प्रूव करते हैं कि जो फोटोन है ये पार्टिकल नेचर है। और वेव नेचर कौन सी शो करते हैं, वो रिफ्लेक्शन है, इंटरफेरेंस है या पोलराइजेशन है, पोलराइजेशन ये बताते हैं कि ये, या रेयरफैक्शन, कोई भी इस तरह के रिफ्लेक्शन है ये या वो डाइफ्रैक्शन है, ये सारे फिनोमिनन हैं, ये बताते हैं कि वो पार्टिकल जो है वो वेव नेचर रखता है। ये अब आपको फिनोमिनन पता होने चाहिए। नेक्स्ट एमसीक्यू इज द पावर फैक्टर ऑफ द रेजोनेंट RLC सर्किट इज 0 होती है, RLC है तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर जाके XL XC के इक्वल हो जाता है। तो इसकी जो इम्पिडेंस है वो इम्पिडेंस R बनती है,
और इसकी जो रेजिस्टेंस है वो आर ही होती है सर्किट की, तो कॉस फाई होता है आर ओवर जेड, तो ये आर ओवर आर ही आ जाएगा, तो ऑप्शन 1 यानी ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, इसकी 1 बनेगी वैल्यू पावर फैक्टर की। ठीक है, ये ऐसे आता होता है, इम्पीडेंस निकाल के आपने रेजिस्टेंस को डिवाइड करना है उसकी इम्पीडेंस पे। एसिड ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ये रिपीट हो गया है, वेबर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड होलो चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, ये इनसाइड होलो चार्ज स्फीयर है जी, वो जीरो होती है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पहुंच ही नहीं रही होती। एफिशिएंसी ऑफ कॉर्नर इंजन बिटवीन ऑपरेटिंग बिटवीन टेम्परेचर 300 केल्विन एंड 600 केल्विन, दो टेम्परेचर के बिटवीन हो रहा है, या हम 600 प्रोवाइड कर रहे हैं, ये टेम्परेचर है हॉट रिजर्वायर का, और जब कोल्ड रिजर्वायर से वो निकलता है टेम्परेचर तो वो 300 केल्विन का बनता है। अब आप देखें कि 600 में से अगर मैं माइनस कर दूँ 300, तो ये 300 आ रहा है, इसका मतलब 600 का हाफ जो है ना वो 30 है, तो इसने तो हाफ काम किया, हाफ तो इसने वेस्ट कर दी है। 600 में से 300 यूज़ की है इसने, और फिर 300 की जो है वो बाकी बाहर निकाल दी, इसका मतलब हाफ ही यूज़ की है, तो हाफ यूज़ की तो हाफ ही काम करके देगा हमें, तो ये 50% आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। अगर इसको सॉल्व करना है तो आप कर सकते हैं, एफिशिएंसी का फार्मूला होता है 1 माइनस कोल्ड रिजर्वायर ओवर हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर मल्टीप्लाई बाय 100। ऐसे भी कर सकते हैं 1 ओवर 300 डिवाइड बाय 600 और मल्टीप्लाई बाय 100। सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 माइनस 1 ओवर 2 आ जाएगा ना, डबल जीरो कैंसिल, 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 100, 1 माइनस 1 ओवर 2 जो है 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये 50 बन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका 50% ही आया, ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा राइट आंसर इसका। नेक्स्ट है जी माइकल्सन इंटरफेरोमीटर है, मूविंग द मिरर बाय डिस्टेंस लैम्डा बाय 4। अगर जो डिस्टेंस है ये मिरर है, ये एक वेव आ रही है, ये वेव आगे से टकरा गई, अब जब टकराई है और टकरा के फिर इसका ट्रफ लगा है तो आगे फिर क्रस्ट बन के ऐसे ये वेव वापस जाएगी, ये वापस जा रही है और ये वेव आगे को जा रही थी। अगर हम मिरर को लैम्डा बाय 4 मूव कर दें तो क्या होगा कि अब यहां पर जो वेव इस मिरर के साथ टकराएगी वो लैम्डा बाय 4 एक्स्ट्रा टकराएगी, और लैम्डा बाय 4 एक्स्ट्रा उसको डिस्टेंस करना पड़ेगा वापस का, लैम्डा बाय 4 बढ़ाएंगे, मिरर पीछे लेके जाएंगे, तो लैम्डा बाय 4 वेव टकरा रही है एक्स्ट्रा, और लैम्डा बाय 4 एक्स्ट्रा वेव को वापस जाना पड़ रहा है, बाकी वेव वही चल रही है, तो लैम्डा बाय 4 प्लस लैम्डा बाय 4 दोनों को जब ऐड करते हैं तो ये लैम्डा बाय 2 आ जाएगा, हाफ वेवलेंथ का डिफरेंस आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा इसका। टू आइडेंटिकल वेव है, आउट ऑफ फेज टकरा जाती हैं तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है, इजी एमसीक्यूज। टॉलरेंस कलर बैंड गोल्ड है तो उसका 5% है, सिल्वर है तो उसका 10% है, और अगर उस पर कोई कलर नहीं है, नो कलर चौथा, नो बैंड फोर्थ, तो वो 20% होगा। प्योरली इंडक्टिव सर्किट है एसी, तो क्या कैसे याद रखना है करंट के बारे में, देखो अगर प्योर कैपेसिटिव है, अगर प्योर कैपेसिटिव है सर्किट तो याद रखना है कि करंट जो है वो लीड करता है, याद करने का आसान तरीका सी और सी। अगर इंडक्टिव आ गया तो उसका उल्टा, करंट लैग करेगा 90 डिग्री पर ही, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, क्योंकि ये इंडक्टिव है, लैग करेगा करंट वोल्टेज से बाय 90 डिग्री। याद करने का आसान तरीका भी बता दिया है। रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ का पार्टिकल का डबल कर दिया है, r2r हो गया है। चेंजेस एंगुलर वेलोसिटी, व्हाट हैपन टू सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, 1 ओवर एम वी स्क्र ओवर आर है, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी के लिए एम आर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, डिस्टेंस जो है वो डबल कर दिया अब उसने, r2 ये बन जाएगा m2r और ओमेगा का स्क्वायर, एफ सी इज इक्वल टू 2r है जी, तो ये 2 आ जाएगा, बाकी एम आर ओमेगा स्क्वायर, तो 2 टाइम फोर्स इंक्रीज हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी डबल बी डी डबल हो जाएगा। याद रखना है एंगुलर स्पीड की बात कर रहे हैं, एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी, ये है आज का हमारा लास्ट एमसीक्यूज, तकरीबन मैंने 35 एमसीक्यूज करवा दिए आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज क्यू, मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला है बी इज इक्वल टू क्यू वी बी, तो ये एंगल जो है ना वी और बी के दरमियान होता है, तो ये दो हैं, एक बी ये लिखा है और एक ये लिखा है, तो ऑप्शन नंबर सी आएगा। इन दोनों में फर्क क्या है, फर्क डायरेक्शन का है, तो याद रखना है कि कौन सा कहाँ पर आना है। टॉर्क का फार्मूला अगर एल क्रॉस एफ है तो एल क्रॉस एफ ही लिखेंगे, हम एफ क्रॉस एल नहीं लिख सकते क्योंकि डायरेक्शन का फर्क आ जाएगा, अगर पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन जाएगी।
तो होप सो आपको समझ आ गई होगी। इस पूरे मटेरियल में किसी भी तरह का अगर प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर कोई न्यूमेरिकल आपसे सॉल्व नहीं हो रहा तो वो मुझे आपने जो है वो लाजमी जो मेरे साथ शेयर करना है, इंशाल्लाह इस नंबर पे मैं आपकी लाजमी हेल्प कर सकूँगा। बाकी हमारे चैनल को सपोर्ट करें और वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।